गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्षितिज भाग 1 पाठ्य पुस्तक का 6ठा अध्याय प्रेमचंद के फटे हुए जूते पढ़ाएंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सबसे पहले पाठ का परिचय। प्रेमचंद के नाम यदि हिंदी साहित्य किसी ने भी पढ़ा हो तो प्रेमचंद कवि का नाम हर एक व्यक्ति जानता होगा। प्रेमचंद हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक है, सुप्रसिद्ध बहुत प्रसिद्ध। उनकी कहानियाँ और उपन्यास पूरे विश्व में पढ़े जाते हैं। इतने बड़े लेखक होते हुए भी प्रेमचंद का जीवन अभावों से भरा हुआ था। लिखने से इतनी आमदनी नहीं थी कि ढंग से गुजर बसर हो सके। लेखक के जीवन जो था वह बहुत ही अभाव से जी रहे थे वे अपने जीवन को, क्योंकि उनकी इस लेखन से इतनी इनकम नहीं होती थी कि वे अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जी सकें। उनका जीवन सादगी का नमूना था। ऐसे प्रेमचंद का कोई एक फोटो चित्र लेखक के व्यंग का विषय था, व्यंग कटाक्ष कमेंट, जिसमें प्रेमचंद ने फटे हुए जूते पहन रखे हैं। इसमें जो पूरा चैप्टर है ये जूते के इर्द गिर्द घूमता है कि हो सकता है लेखक को कोई ऐसा एक फ़ोटो मिला हो जिसमें उन्होंने प्रेमचंद को देखा हो और प्रेमचंद ने उसमें फटे हुए जूते पहन रखे हों। सारी कहानी जूते के इर्द गिर्द ही घूमती है। उनके फटे जूतों के बहाने लेखक ने समाज की अनेक विषमताओं और बुराइयों पर तीखा प्रहार किया है। लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी के फटे हुए जूतों के बहाने से समाज की असमानताओं, विषमताओं को असमानताओं और बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया है, तीखा कड़ा। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है। कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपटी चिपकी हैं। गालों की हड्डियां उभर आई, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को दर्शाया है। कैसा व्यक्तित्व है उनका कि उनके सर पर एक टोपी है और क्या पहनते हैं वो कुर्ता और धोती पहनते हैं। मुंह जो है मुंशी प्रेमचंद जी का वह बहुत ही पतला है, पिचका हुआ है, जिसमें हड्डियां भी दिख रही हैं, पर भारी मूछें होने के कारण उससे चेहरा भरा भरा दिख रहा है। पाँवों में कैनवस के जूते, जिसके बंद बेतरतीब। कैनवस बेटे कपड़े के और बंद फीते। जो मुंशी प्रेमचंद हैं उन्होंने अपने पैरों में कपड़े के जूते पहने हुए हैं और जिनके फीते जो हैं वे सही ढंग से बंधे हुए नहीं हैं, बेतरतीब, अस्त व्यस्त। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों की लोहे की पतरी निकल आई। अब जूते जो होते हैं हमारे, उनके जो फीते होते हैं उन पर एक लोहे की परत सी चढ़ी हुई होती है फीतों के सिरे पर, ताकि उन्हें आराम से जूतों में डाला जा सके। लेकिन जो प्रेमचंद के जूते हैं उनकी वह पतरी सी भी निकल गई है और छेदों में बंद डालने में परेशानी। अब जब जूतों की कोने की पतरी निकल गई तो जूते में फीते डालने में थोड़ी परेशानी होती है, समस्या होती है। ऐसा उनके साथ भी होता है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं और फिर वो जूते के जो फीते हैं वह उल्टे सीधे जैसा मन करे वैसे बांध दिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, दाहिना पाँव सीधा पाँव, मगर बाएं पाँव के जूते में बड़ा छेद हो गया है। अब लेखक ने बताया कि जो प्रेमचंद जी हैं उनके सीधे पैर का जूता बिल्कुल ठीक ठाक है और जो उल्टा पैर है उसके जूते में एक बहुत बड़ा छेद हुआ है। कितना बड़ा? जिसमें से उंगली भी बाहर निकल आई है। उनके पैर में से जूते में से उंगली बाहर दिखाई दे रही है, इतना फटा हुआ है वो जूता। मेरी दृष्टि उस जूते पर अटक गई। मेरी दृष्टि, लेखक ने कहा कि मेरी जो नज़र है, दृष्टि कहते हैं नज़र को, वह उस जूते पर ही रुक गई। अटक जाना, रुक जाना। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की ओर कि अगर यह पोशाक कपड़े तो पहनने की कैसी होगी। अब लेखक ने अपने मन में प्रश्न किया कि जब ये फ़ोटो खिंचाने में ऐसे कपड़े पहन रहे हैं तो वास्तव में कैसे कपड़े पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हैं, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फ़ोटो खिंच जाता है। अब लेखक ने अपने प्रश्न का उत्तर भी खुद ही प्राप्त कर लिया और क्वेश्चन भी खुद ही कर लिया। उसने कहा कि इनके पास अलग अलग जो कपड़े हैं वे नहीं हैं, पोशाकें, ड्रेसेस या कपड़े पहनने के लिए, और इनके पास जो पोशाक है ये उसी में अपने फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मालूम होना, पता होना, मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। लेखक ने कहा कि
साहित्यिक पुरखे क्यों कहा? क्योंकि प्रेमचंद जो हैं वो लेखक से बड़े हैं, पहले उत्पन्न हुए, और पुरखे कहते हैं पूर्वजों को, बड़ों को। तो उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पैर का जूता फटा हुआ है और उसमें से उंगली दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या इसे देखकर तुम्हें थोड़ी बहुत संकोच या शर्म नहीं आती? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक जाती है? अब जो लेखक कह सकता था, जो लेखक सोच सकता था, लेखक ने सारी बातें कही कि फटा हुआ जूता देखकर क्या आपको शर्म नहीं आई? क्या आप अपनी धोती को थोड़ा नीचे नहीं कर सकते थे ताकि आपकी उंगली ढक जाए? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। फोटोग्राफर तो हैबिचुअल है, फोटोग्राफर जब फ़ोटो खींचता है तो उससे पहले वो कहता है रेडी प्लीज़, अगर कोई कमी हो तो हम उसे इम्प्रूव कर लें उसी टाइम पे। तो क्या तुमने तब भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया? अर्थात किया तो होगा, तुमने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश तो की होगी, लेकिन हो सकता है तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की हो और तुम्हें फिर भी मुस्कुराना या हंसना तुम फिर भी ना हंस पाए हों और फोटोग्राफर ने तभी क्लिक कर दिया हो। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, विचित्र अनोखी, अधूरी मुस्कान, थोड़ा सा हंसना, ज़बरदस्ती की मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग है। उपहास कहता है कि यह मुस्कान नहीं है बल्कि ये तो एक मजाक है और ये एक कटाक्ष है। कमेंट, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। लेखक ने कहा कि यह कैसा आदमी है जो खुद फटे हुए जूते पहनकर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो भी खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लिए होते या ना खिंचाता। कि अगर लेखक कहता है कि अगर उन्हें फ़ोटो खिंचाना था तो या तो जूते बदल लेते या फ़ोटो ना खिंचवाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता? अर्थात अगर फ़ोटो ना खिंचवाते तो क्या बिगड़ जाता इनका? कुछ भी नहीं बिगड़ता। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, आग्रह कहना, शायद उनकी पत्नी ने उनसे कहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे और लेखक पत्नी को अपनी को मना ना कर पाए हों शायद। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी, दुखांत, दुख होना कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता नहीं है। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। लेखक कहता है कि तुम्हारी यह फ़ोटो देखकर मुझे अपने अंदर एक बहुत गहरा दुख महसूस होता है जिसे देखकर मैं रो लेना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारी आंखों का जो एक कमेंट है, तुम्हारी जो आंखें देखकर मुझे रुक जाना पड़ता है, मैं एकदम अपने आप को रोक देता हूँ। तुम फ़ोटो का महत्व क्यों नहीं समझते? समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अगर तुम्हें इस फ़ोटो का महत्व पता होता तो तुम फ़ोटो खिंचाने के लिए किसी से जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से बर दिखाई देते हैं। अब लेखक ने बहुत सारी बातें बताई कि लोग बाग मांग मांग कर अपना काम कैसे चला लेते हैं। कि अगर किसी की शादी हो तो किसी का कोट मांग लिया और मांग के किसी की मोटर कार ले लेते हैं, बारात में चले जाते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती हैं। तुमसे जूते नहीं मांगे गए, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचवाते, इत्र चुपड़कर, सेंट लगाकर, परफ्यूम लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। एक इत्र होता है एक सुगंधित पदार्थ जिससे कि फ़ोटो में से भी खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी में भी फ़ोटो में खुशबू आने लगती है। इसमें दोनों पैसेज में अब तक जो हमें बताया गया, प्रेमचंद का व्यक्तित्व बताया गया और एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया कि जिसके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं, फिर भी अपने आप को पूर्ण दिखाने के लिए किसी से उधार मांगकर भी व्यक्ति अपना काम चला लेते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ऐसा भी नहीं कर पाए। धन्यवाद। आगे कल।